वेलकम बैक। यूट्यूब पर हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है लक्ष्मीकांत सर की बुक का वर्ड बाय वर्ड चैप्टर बाय चैप्टर कवर करने का, उसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट वीडियो आज मैं लाने जा रहा हूं। और लास्ट के वीडियोज में हमने प्रेजेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डील कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि कैसे आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर सेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे हमने सेल और मे में जो डायरेक्ट में डिफरेंस होता है सेल और मे में हमने यहाँ पे भी डील कर लिया था। फिर हमने आर्टिकल 54 देखा कि कैसे आर्टिकल 54 हमारे रिपब्लिक होने का प्रूफ देता है और कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। फिर हमने देखा आर्टिकल 55, और आर्टिकल 55 में देखा प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड कैसे होता है, और हमने आयरलैंड से बारो किया है, हमने आयरलैंड के लोकेशन भी देखी थी। उसके बाद हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रेसिडेंट चैप्टर हमारा खत्म हो जाए और हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप अगर अकेडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी की एजुकेटर प्रोफाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज़ आप उसे विजिट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप अगर अनअकैडमी में फ्री वीडियोस देख रहे हैं तो आपके पास हैट्स होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे वो हैट डेडिकेट करें और मेरा सपोर्ट करें। ओके, सो शुरू करते हैं हम आगे की कहानी। आगे की कहानी में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं क्या योग्यताएं होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो योग्यता शायद हमने लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था, मुझे याद नहीं है, हाँ शायद आर्टिकल 58 को हमने देख लिया था। अगर हमने आर्टिकल 58 को नहीं देखा तो मैं आगे भी आर्टिकल 58 को डील कर दूंगा। सो आर्टिकल 60 हमने देख लिया, आर्टिकल 58 देख लिया, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 56। गेटिंग माय पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आर्टिकल 56 दे रहे हैं और आर्टिकल 56 में है हमारे प्रेसिडेंट के टर्म, हमारे प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में बताया, कार्यकाल के बारे में बताया। ये देखिए आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी हमारे प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होगा। सो आप स्लाइड देख रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इस स्लाइड में फिर चलाता हूँ और वर्ड बाई वर्ड हम इसे वेयर एक्ट के आर्टिकल 56 को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 हमने वेयर एक्ट में अभी देखा किस चीज़ के बताता है, टर्म के बारे में बताता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पद की पदावधि, यानी एक पर्सन जो राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है वो कितने वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में रहेगा। तो आर्टिकल 56 सॉरी, सो आर्टिकल 56 इस बारे में बोलता है कि राष्ट्रपति जिस दिन से अपने ऑफिस में इंटर करेगा उस दिन से 5 सालों तक, 5 ईयर्स तक, यानी जिस दिन से वह पद ग्रहण कर लेगा उस दिन से अगले 5 सालों के लिए वो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है कि हम राष्ट्रपति के जो 5 साल है वो कब से काउंट करना चालू करते हैं। तो आंसर यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या है, जिस दिन से वह अपना पद ग्रहण करता है, यानी पुराने प्रेसिडेंट का जिस दिन से वो चार्ज ले लेता है। हमने रामनाथ कोविंद जी की ओथ सेरेमनी का वीडियो देखा था और हमने देखा था कि कैसे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति को चार्ज देते हैं। जनरली क्या होता है, राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन पुराने राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को चार्ज दे देते हैं और उसी दिन से उसके 5 साल काउंट होना चालू हो जाते हैं, यानी जिस दिन वह ओथ लेता है उसके अगले 5 सालों तक वह अपने पद पर बना रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिस दिन से ओथ लेगा उसी दिन से 5 साल स्टार्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बोला है जिस दिन से वह अपने ऑफिस में इंटर करता है, जिस दिन से वह पद ग्रहण करता है उस तारीख से अगले 5 वर्ष तक। अब डिपेंड करता है कि वो पद ग्रहण कब करता है, ऑफिस में कब इंटर होता है, वो चार्ज कब लेता है। पुराने प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी के टाइम पे ही चार्ज दे रहे हैं कि नहीं, कि ओथ सेरेमनी के बाद चार्ज दे रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। ओथ सेरेमनी के पहले तो चार्ज नहीं देंगे तो क्लियर है, या तो ओथ सेरेमनी के दिन चार्ज दे सकते हैं या ओथ सेरेमनी के बाद चार्ज दे सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या 5 साल के पहले राष्ट्रपति रिजाइन नहीं दे सकते।
हम देखते हैं ना कि कोई भी अगर अपनी नौकरी से खुश नहीं है तो क्या कर देता है, रिजाइन कर देता है। तो क्या राष्ट्रपति रिजाइन नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसको, अब क्वेश्चन आता है अगर रिजाइन कर सकते हैं तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? तो आंसर है वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति अगर 5 साल के पहले रिजाइन करना चाहता है तो अपना जो त्याग पत्र है, जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है, वो किसे देगा? वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति को देता है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट लिखा है। हालांकि वो बात अलग है कि वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, बट अगर क्वेश्चन आता है राज्यसभा तो वो टेक्निकली गलत होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति को नहीं देता, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को देता है। यानी हम ये बात समझ गए हैं कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है, जो टर्म होता है, उसके पद ग्रहण की तारीख से, यानी जिस दिन से वह इंटर होता है अपने ऑफिस में, उस दिन से अगले 5 सालों तक होता है। बट 5 सालों के पहले भी अगर वह अपने इस काम से खुश नहीं है या फिर अदर रीजन से, वो वाइस प्रेसिडेंट को, ना कि चेयरमैन को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमें लगेगा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन तो एक ही पर्सन है, पर ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्लियरली वाइस प्रेसिडेंट, तो हमें आंसर में वाइस प्रेसिडेंट ही करना होगा। ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब बात आती है, इतना बड़ा ऑफिस, इतने बड़े ऑफिस का पर्सन त्यागपत्र देगा तो पूरे देश से को बताना तो जरूरी है। पूरे देश को बताना मतलब जहाँ पे पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, और पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठे हैं? पार्लियामेंट में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं। और हम जानते हैं कि संसद में कितने हाउसेस होते हैं? 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। हम जानते हैं कि जैसे ही प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, त्याग पत्र दिया, तो राज्यसभा को तो पता चल गया। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो वही तो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। और राज्यसभा के सभापति को पता चल गया और वो अगले दिन जाके पूरे राज्यसभा को बता देगा। लेकिन व्हाट अबाउट लोकसभा? लोकसभा को भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेटिव भी तो बैठते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आगे लिखा है कि जैसे ही राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट तुरंत फोन लगाएगा किसे? लोकसभा को, और लोकसभा के स्पीकर को फोन लगा के बोलेगा कि लोकसभा स्पीकर साहब, राष्ट्रपति महोदय ने अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दिया है। और लोकसभा स्पीकर फिर तुरंत अपने लोकसभा मेंबर को बताएंगे और पूरे देश को पता चलेगा। हालांकि वो फोन नहीं लगाते, बकायदे उनका लेटर होता है, बट समझना है हमें, इसलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने देखा 5 साल के पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि वो त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए, उन्हें पद से हटा दिया जाए। अब बात आता है कि हम पद से कैसे हटाएंगे। तो आर्टिकल जो 56 है, आर्टिकल जो 56 है, वो क्या बोलता है कि अगर राष्ट्रपति, अगर प्रेसिडेंट क्या करें? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करें, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करें, यानी संविधान का उल्लंघन करें, तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, उन्हें रिमूव किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट के रिमूव करने के लिए जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है वो है इम्पीचमेंट। याद रखिएगा, क्या है? इम्पीचमेंट। हम रिमूव वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? हम इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान का उल्लंघन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इस बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? म्यूट है। क्या है? म्यूट है, मौन है। इस बारे में संविधान कुछ नहीं कहता। और अभी तक क्या है कि किसी प्रेसिडेंट को
इम्पीच नहीं किया गया, किसी भी राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस कभी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं ना कि इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, संविधान का व्याख्याता कौन है। जहाँ पे भी संविधान के शब्द, संविधान की आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद क्या हो अस्पष्ट हो, क्लियर नहीं होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, वहाँ पे कौन बताता है, वहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताता है सुप्रीम कोर्ट। बट अभी तक हमें इस फ्रेज को इस वर्ड को डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस शब्द को डिफाइन नहीं किया। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लियरली डिफाइन नहीं है, वैसे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियरली डिफाइन नहीं है। बट हम ऐसा मान सकते हैं कि वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट से उम्मीद करती है, जो बातें प्रेसिडेंट से उम्मीद की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। सपोज आर्टिकल 75 4 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 75 4 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट किसको ओथ एडमिनिस्टर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अगर वो ये काम नहीं करते तो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस आधार पर भी हटाया जा सकता है। एक जगह और हम पढ़ेंगे कि संसद के दोनों सदनों का प्ररोग समन कौन करता है, तो आंसर है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि वो वो पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, 2 सेशन के बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप ना हो, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप ना हो। अगर ये गैप हो जाता है तो भी ये माना जाएगा कि प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो एक ये भी बेस हो सकता है। यानी वो सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट से उम्मीद करता है, और अगर प्रेसिडेंट ये नहीं करते हैं तो एक तरीके से वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। बट अभी तक ना ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और ना ही इस बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन म्यूट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान म्यूट है किस चीज़ के लिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म को डिफाइन करने के लिए, तो आंसर सही है। हमारा संविधान मौन है किस चीज़ के लिए, संविधान की उल्लंघन शब्द के लिए। कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाएगा। बट इतना जरूर लिखा है कि अगर राष्ट्रपति वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो आर्टिकल 61, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 61 3 बार मेरे साथ बोलिए, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट इसी में दिया है। इम्पीचमेंट क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में। तो स्टेट पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया गया है। तो हम याद रखेंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया गया है आर्टिकल 61 में। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग सबसे पहले, सर्वप्रथम, फर्स्ट किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 56 बताएंगे। यानी आर्टिकल 61 में तो पूरा प्रोसेस दिया है कि कैसे इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा, कैसे नहीं होगा, पर सबसे पहले तो आर्टिकल 56 में ही इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जनरली क्या होता है कि इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने तो केवल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज़ किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ही यूज़ किया है। बट कई बार ऐसा ट्रेंड चल चुका है, मीडिया भी ऐसा कवर करती है, द हिंदू भी यही लिखता है कि हमने देखा था कि कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, जस्टिस दीपक मिश्रा जो उस टाइम के क्या थे, उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, क्या थे, चीफ जस्टिस थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके लिए इम्पीचमेंट यानी उनको रिमूव करने की कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। हालांकि वो पूरी नहीं हुई थी, रिमूव करने की कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। और जस्टिस यानी जजेस के रिमूवल को भी द हिंदू वालों ने और हमारे
मीडिया ने इम्पीचमेंट शब्द का यूज़ किया था, हालांकि ये गलत है, बट अगर हिंदू यूज़ कर रहा है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट टेक्निकली ये गलत है। इम्पीचमेंट तो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए ही यूज़ होता है। तो हम अभी कहाँ तक पहुँचे, हम देखें कि जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है, हम आर्टिकल 56 के साथ घूम रहे हैं, और आर्टिकल 56 के साथ घूमते घूमते हमने कई बातें सीखी। पहली ये कि प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, और ये 5 साल किस दिन से काउंट करेंगे, जिस दिन से ये अपने ऑफिस में एंटर करेंगे, अपना पद ग्रहण करेंगे। जनरली जिस दिन ओथ लेता है राष्ट्रपति, उसी दिन से यह माना जाता है, उसी दिन से पुराने प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट को अपना चार्ज दे देते हैं, और मान लिया जाता है कि जिस दिन शपथ ओथ सेरेमनी हुई उसी दिन राष्ट्रपति ने अपना पद ग्रहण कर लिया, और उस दिन से अगले 5 सालों तक, उस दिन से अगले 5 सालों तक वह अपने पद पर बना रहेगा। तो टेन्योर कितना होता है, 5 साल की। गेटिंग माय पॉइंट। पर पॉइंट आता है कि वो 5 साल के पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, बट बात आती है कि वो किसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। तो आंसर है वाइस प्रेसिडेंट का। फिर मैंने बताया कि अगर आपसे यहाँ पे एक पॉइंट क्वेश्चन में पूछता है कि राज्यसभा के सभापति को देखते हैं, तो वो आंसर टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। हालांकि ये बात सही है कि वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। फिर हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट इस बात की इंफॉर्मेशन तुरंत किसे फ़ोन घुमाएगा, लोकसभा स्पीकर को। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को तो पता चल गया, क्योंकि वह खुद ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, बट व्हाट अबाउट लोकसभा, तो लोकसभा के स्पीकर को तुरंत वाइस प्रेसिडेंट बताएगा, और ये वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह बताए। गेटिंग माय पॉइंट। सो 2 पॉइंट देखा। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 61 के तहत जो प्रक्रिया उसमें दी गई, जो प्रोसेस दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। और जब हम आर्टिकल 61 देखेंगे तो देखेंगे कि हमने ये थीम, ये कॉन्सेप्ट किस देश से लिया। उसके बाद राष्ट्रपति अपने अपने जो क्या यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जिस दिन से वह पद ग्रहण करता है, जिस दिन से वह ऑफिस में इंटर होता है, तो जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे तब तक तो पद पर बना ही रहेगा, अगर वो रिजाइन नहीं करता, अगर उसको इम्पीच नहीं किया जाता। बट अबाउट 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद कहानी कुछ थोड़ा सा बदल जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, कहानी ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो रहा है, तो उसके कार्यकाल के पूरे होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएं। क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर राष्ट्रपति का टर्म पूरा हो रहा है, सपोज करिए 25 जुलाई को सपोज करिए राष्ट्रपति का जनरली टर्म पूरा होता है, और इस समय के पूरे होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, जिससे क्या हो कि इस तारीख को ओथ सेरेमनी हो जाए और पुराने प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट को चार्ज दे दें, और क्या हो जाए, चार्ज दे दें, और नया प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में इंटर हो जाए। बट किसी रीजन से, सपोज करिए कोरोना पैंडेमिक ही था, सपोज करिए इस टाइम पे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे कि कोरोना पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैली है और अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, तब की केस में क्या होगा? क्या ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि पहले ही चुनाव करा लिया जाना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि अगर किसी रीजन से इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, किसी इमरजेंसी में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, तो क्या होगा, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक पुराने राष्ट्रपति ही अपने ऑफिस को एंजॉय करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि प्रेसिडेंट 5 साल के बाद भी अपने ऑफिस पर, अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका नया उत्तराधिकारी या उनका सक्सेसर नहीं आ जाता, तो आंसर है बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि चुनाव तो
पहले करा लेना चाहिए। सपोज करो 25 जुलाई को प्रेसिडेंट का 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो टेक्निकली तो 5 साल पूरे होने के पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए, और ठीक जिस दिन उनका रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट तो नहीं कहना, उनका टर्म पूरा होगा, उसी दिन नया प्रेसिडेंट ओथ लेगा और चार्ज एक्सेप्ट करके अपने उसी दिन से, जिस दिन से पुराने प्रेसिडेंट का टर्म पूरा होता है, उसी दिन से नया प्रेसिडेंट चार्ज ले ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 52 में सैल वर्ड यूज हुआ था ना, और सैल वर्ड का मैंने बताया था हिंदी में तो सैल और में दोनों का एक ही मतलब है, पर इंग्लिश में सैल का मतलब होता है कंपलसरी, यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस कंपलसरी है कि वैकेंट नहीं रखा जाएगा, उसको रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने अपने विजनरी होने का सबूत दिया, और वो पहले से ही सोच के रखे थे कि बाई रीजन, किसी भी रीजन से अगर 5 साल के पहले पूरा, यानी टर्म पूरा होने वाला है, और किसी भी रीजन से सपोज करिए कोरोना पैंडेमिक है, चुनाव नहीं कराया जा सकता, तो पुराने प्रेसिडेंट ही, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक काम करता रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि पुराने प्रेसिडेंट 5 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव नहीं कराया जा सका है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, तो क्या वो जो काम करेंगे वैलिड होंगे? तो आंसर है जी हाँ, 100% वैलिड होंगे, बिल्कुल वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं, और तब तक रहेंगे जब तक उनका अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ये कहानी थी आर्टिकल 56 की, आर्टिकल 56 की कहानी थी। तो आर्टिकल 56 में हमने क्या देखा? आर्टिकल 56 में हमने देखा कि 5 साल वाली थीम, कि जिस दिन से वो ऑफिस में इंटर होगा, पद ग्रहण करेगा, 5 साल तक पद पर बना रहेगा। 5 साल के पहले भी रिजाइन कर सकता है, उसे अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा, और वाइस प्रेसिडेंट इस बात की जानकारी तुरंत किसे देगा? लोकसभा स्पीकर को देगा। दूसरी बात, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है, वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 61 के में जो प्रोसेस दी है, उस प्रोसेस के तहत उसे इम्पीच किया जा सकता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है केवल रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है, चीफ जस्टिस या अदर के लिए यूज़ नहीं किया जाता। गेटिंग माय पॉइंट? ये कहानी हमने देखी, और हमने ये भी देखी कि वो 5 साल के बाद भी बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल 56 में एक बार और मेरी इच्छा है कि एक बार रिविजन करा लें, एक बार और कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होती। तो पहला है 5 साल के बाद भी बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर नहीं आ जाता। 5 साल के पहले या तो हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, या तो वो खुद रिजाइन कर दे। रिजाइन करेगा किसको? लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। अब वाइस प्रेसिडेंट इस बात की जानकारी किसे बताएगा? तुरंत लोकसभा स्पीकर को। तुरंत इस बात की जानकारी किसे देगा? लोकसभा स्पीकर को। गेटिंग माय पॉइंट? अब आता है यहाँ पे रिमूव कौन करेगा, प्रोसेस कहाँ है? तो आर्टिकल इसका याद रखिएगा कि जो प्रोसेस है आर्टिकल 61 में दिया है, और किस बेस पे? तो आंसर है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। 5 साल के बाद भी बना रहेगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है आर्टिकल 56 का। अब क्वेश्चन आता है आर्टिकल 56 में क्या बताया है? टर्म बताया है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर बताया है, कार्यकाल बताया है, पदावधि बताया। तो कैसे याद रखेंगे? तो हम जानते हैं कि 5-6 है, बट हमारा टेन्योर तो 5 साल का ही होता है, तो क्या हुआ? 1 साल हमने इमरजेंसी में बढ़ा दिया, 5 से 6 हो गया, यानी आर्टिकल 56 टर्म बताता है। हमने आर्टिकल 56 को डिटेल में देख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 57 की तरफ, और इसके बाद मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ने के लिए भी कहूँगा। आप जरूर बेयर एक्ट पढ़िए, और अगर हो सकेगा तो मैं आपको खुद ही बेयर एक्ट को दिखा देता हूँ। आर्टिकल 57 क्या बोलता है? री इलेक्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में? आर्टिकल 57 बोलता है री इलेक्शन के बारे में। री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन यानी एक बार राष्ट्रपति, सपोज करिए मैं राष्ट्रपति हूँ और मेरे 5 साल पूरे हो गए, अब मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा से राष्ट्रपति के चुनाव का कैंडिडेट बनूं और जीतूं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। यूएसए में क्या होता है कि हम जानते हैं कि बराक ओबामा
बराक ओबामा कब से कब तक राष्ट्रपति थे? तो पहली बार 2008 में बने। 2008 से 2012 तक इन्होंने अपना पहला टर्म पूरा किया। फिर 2012 में ये री इलेक्ट हुए और 2016 तक रहे। और 2016 के बाद क्या इन्होंने फॉर्म भरा? आंसर है नो, क्योंकि यूएसए में ऐसा रूल है कि कोई भी पर्सन केवल 2 टर्म ही पूरा कर सकता है, केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। पर क्या इंडिया में ऐसा है? आंसर है नहीं। हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार अपने टर्म पूरे किए हैं, बट वो उसके आगे भी अपना फिर से री इलेक्ट हो सकते थे, हालांकि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। और जनरली राष्ट्रपति दोबारा इलेक्शन के लिए फॉर्म इंडिया पे नहीं भरते, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि वो कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। यूएसए की जैसे कोई हमारे पास बाइंडिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि केवल 2 बार ही कोई पर्सन राष्ट्रपति बन सकता है। वो कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। यानी हमने देखा था आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था ना कि राष्ट्रपति को 8 यानी कम से कम राष्ट्रपति को 8वीं पास होना चाहिए, योग्यता। आर्टिकल 58 योग्यता बताती है, क्वालिफिकेशन बताती है। और हमने देखा था कि राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ अर्हताएं होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और हमने देखा कि मिनिमम 35 एज उसको पूरी कर लेनी चाहिए। यानी मिनिमम एज तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम एज नहीं बताई गई है, और ना ही मैक्सिमम टर्म बताया गया है कि कितने बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी भी उम्र हो, उतनी जितनी भी उम्र हो, कितना भी उम्र तक बन सकता है, और कितनी बार भी बन सकता है। तो ये है आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 शायद हमने डिटेल में देख लिया था। आर्टिकल 58 को हमने देख लिया था, जिसमें हमने क्वालिफिकेशन पढ़ा। आर्टिकल 59 को हम एक काम करते हैं, कंडीशन है, शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। तो देखते हैं कितने मिनट का वीडियो हो गया है। ओके, अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट है। सो आर्टिकल 59 में क्या बताता है? आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। कुछ शर्तें, और शर्त और योग्यता में अंतर होता है। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये आप इसे देख रहे हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है, इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेरे एक्सप्लेन करने के बाद उम्मीद है आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनने के लिए, राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या होता है? आपको आर्टिकल 58 के तहत क्वालिफाई होना चाहिए। आप 35 LOC पूरा करना चाहिए, यानी आप 35 एज पूरी कर चुके हो। आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए योग्यता रखते हो, क्वालिफाई करें कम से कम। आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, और आप भारत के सिटीजन हो। और सिटीजन किसी भी तरीके से होते हैं, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, किसी भी तरीके से। हमारा पार्ट 2 में बताया ना 5 तरीके। तो पार्ट 2 में आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया गया है 5 तरीके कैसे हम सिटीजन बन सकते हैं। तो कैसे भी सिटीजन हो, आप राष्ट्रपति के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो हो गया योग्यता, क्वालिफिकेशन। शर्त क्या होती है? अगर आप चुनाव जीत गए तो आपको ओथ लेने से पहले इन शर्तों को पूरा करना होगा। जब तक आप इन शर्तों को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप ओथ नहीं ले सकते। और वो शर्तें क्या हैं? वही शर्तें बताई गई हैं हमारे आर्टिकल 59 में। यानी आर्टिकल 58 में तो बोलता है कि आपको फॉर्म भरने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, 35 LOC। आर्टिकल 59 क्या बताता है कि आप जब जीत गए हैं तो आपको ओथ लेने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, और वो शर्तें क्या हैं? आर्टिकल 59 में 4 बातें बताई गई। आर्टिकल 59 में 4 बातें बताई गई। आपको ये आर्टिकल 59 याद होता है तो ठीक है, बाकी आप ये 4 बातें याद कर सकते हैं। 4 बातों में भी आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी, ये बातें कम से कम आप याद ही रखिए। आर्टिकल 58 में हमने देखा कि किसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए 35 LOC कंप्लीट करना जरूरी है, यानी वो 35 एज पूरी कर चुका हो, लोकसभा मेंबर बनने लायक हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, और सिटीजन भारत को हो, इंडियन सिटीजन हो। अगर कोई ये क्वालिफाई करता है तो भारत के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए
फॉर्म इलेक्शन कमीशन में भर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो उसे आर्टिकल 59 के तहत 4 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहला, कि जो कैंडिडेट जीता है उसे ना ही एमपी होना चाहिए और ना ही एमएलए होना चाहिए, ना ही एमपी होना चाहिए, ना ही एमएलए होना चाहिए। और अगर कोई पर्सन या तो सांसद है या तो विधायक है तो उसे क्या करना होगा, उसे रिजाइन करना होगा सांसद या विधायक के पद से। पहली शर्त तो ये है कि सपोज करिए मैं अभी मध्य प्रदेश में विधायक हूँ और मैं राष्ट्रपति चुन लिया जाता हूँ, तो राष्ट्रपति की ओथ लेने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने विधायक के पद से इस्तीफा देना होगा। सपोज करिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ तो क्या होगा, अगर मैं बिना इस्तीफा ही दिए ओथ ले रहा हूँ तो ये मान लिया जाएगा कि मैं अब एमपी और एमएलए के पद से इस्तीफा ऑटोमेटिक दे चुका हूँ। यानी क्या बात बोल रहा है यहाँ पे, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। सपोज करिए मैंने आर्टिकल 58 के तहत जो भी क्वालिफिकेशन दी हुई है उस क्वालिफिकेशन को मैंने फुलफिल कर ली और फिर मैंने चुनाव भी जीत लिया। और चुनाव जीतने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ओथ लेनी है। तो ओथ लेने के पहले मुझे कुछ शर्तें फॉलो करनी पड़ती हैं और वो शर्तें आर्टिकल 59 में दी हुई हैं। और पहली शर्त ये है कि अगर मैं एमपी हूँ और या फिर एमएलए हूँ या तो सांसद हूँ या तो विधायक हूँ, और मुझे ओथ लेने से पहले मुझे अपने सांसद के पद से और या मैं विधायक हूँ तो मुझे विधायक के पद से इस्तीफा देना होगा। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मैं इस्तीफा नहीं देता हूँ, मैं रिजाइन नहीं करता हूँ, तो ये मान लिया जाएगा, जिस दिन मैं ओथ लूंगा उसी दिन से ये मान लिया जाएगा कि मैंने अपने पद को छोड़ दिया, मैंने एमपी या एमएलए के ऑफिस को छोड़ दिया। पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होगा। अगेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इस टर्म के लिए म्यूट है, मौन है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जनरली माना जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए मैं ये बता दूं कि अगर कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई सेंटर या फिर स्टेट का क्या है, मिनिस्टर है, या फिर कोई मिनिस्टर होने के अलावा कोई क्या है, गवर्नर है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं माने जाते, है ना। जनरली ये माना जाता है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में माने जाएंगे। कोई पागल है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में रहेगा, उसकी तो ज़िंदगी सेट हो जाती है। तो ये होता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आर्टिकल 59 का, कि आप बिना किराया दिए, पागल है कि कोई किराया देगा, पर फिर भी आर्टिकल 59(3) में लिखा है कि आप बिना रेंट दिए जो भी गवर्नमेंट बंगला मिलता है, जिसे हम राष्ट्रपति भवन मिलता है, उसका उपयोग करेंगे। आपको जो प्रिविलेजेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार, वो करेंगे। और आप जो सैलरी मिलेगी आप वो लेंगे। और आर्टिकल 59 बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट के रहने की जो भत्ता मिलता है, अलाउंस, जो सैलरी मिलती है, जब तक पार्लियामेंट इस बारे में कोई लॉ नहीं लाती कि राष्ट्रपति सैलरी लॉ ऐसा करके कुछ लॉ नहीं लाती, तब तक प्रेसिडेंट को वो सब सुविधाएं मिलेंगी, वो उतना वेतन मिलेगा, उतना अलाउंस मिलेगा, उतना भत्ता मिलेगा जो कि हमारे सेकेंड शेड्यूल में बताई गई है, यानी दूसरी अनुसूची में बताई गई है। अब दूसरी अनुसूची में वेतन, सैलरी, अलाउंस, इस सब के बारे में बताया गया है। और हम आज थर्ड शेड्यूल भी पढ़ चुके हैं कि थर्ड शेड्यूल में फॉर्मेट है। क्या है थर्ड शेड्यूल में? क्या है थर्ड शेड्यूल में? फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग, मंत्री, सांसद का प्रत्याशी, कैंडिडेट, सांसद, एमपी, एमएलए, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, सबका फॉर्मेट है। वो कहाँ है? वो है थर्ड शेड्यूल। फॉर्मेट मतलब जो भी वो बोलते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, है ना, मैं गोपनीयता बनाऊंगा, मैं पद की गरिमा रखूंगा। तो ये सब कहाँ पे बताया गया है? ये सब थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। तो दूसरी और तीसरी उस शेड्यूल में कंफ्यूज हो जाता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक बोल सकते हैं कि वेतन दो। हम बोलते हैं ना कि भाई हम मेहनत किए हैं, काम किए हैं, हमको वेतन दो। तो वेतन दो यानी वेतन, सैलरी, अलाउंस, भत्ता,
जो भी है वो शेड्यूल 2 में है। तो इन ब्रीफ में बता देता हूँ कि आर्टिकल 52 कहना क्या चाह रहा है, आर्टिकल 59 कहना क्या चाह रहा है। आर्टिकल 59 ये कहना चाह रहा है कि अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत चुके हैं तो आपको ऑफिस पे इंटर करने से पहले यानी ओथ लेने से पहले आपको चार कंडीशन फुलफिल करना होगा। पहला, अगर आप कहीं के एमपी हैं, सांसद हैं या फिर किसी राज्य के विधायक हैं तो आपको रिजाइन करना होगा। दूसरा, कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, सिंपली समझ कहें तो ये। तीसरा, कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उस कानून में बताया जाता है कि सपोज करिए 5 लाख उसको क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए उसको मंथली पेमेंट मिलेगा, तो वो आप लेंगे। वो बोलती है कि ये इस बंगला पे आप रहना है आपको, तो वो आप बिना किराया दिए रहेंगे। आपको जो जो सुविधाएं मिलेंगी आप वो लेंगे बिना किराया दिए, बिना पैसे दिए। और जब तक ऐसा कोई कानून नहीं लाती पार्लियामेंट जिसमें ये सब बताया जाए, तब तक शेड्यूल 2 में यानी अनुसूची 2 में जो जो बातें बोली गई हैं कि आपको ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, राष्ट्रपति भवन मिलेगा, तब तक आप उस शेड्यूल 2 के अनुसार जो भी उसमें बोला जाएगा आपको उतनी सैलरी दी जाएगी। और चौथा पॉइंट क्या बोलता है, चौथा पॉइंट बोलता है कि आपकी जो सैलरी है, आपको जो उपलब्धियां मिल रही हैं, जो आपको सुविधा मिल रहे हैं, जो आपको अलाउंस मिल रहा है, जो आपको भत्ते मिल रहे हैं, वो आपके 5 सालों के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? वो इसलिए क्योंकि ये इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट को। क्या दी गई कि प्रेसिडेंट किसी के दबाव में आके काम ना करे। हालांकि पूरा आर्टिकल 74 ही उसको एहसान तले दबा देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, फिर भी हम देखते हैं कि उसको इम्यूनिटी दी गई है कि वो स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। उसको इसलिए देखो, कोई अगर सैलरी का उसकी डर होगी, हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत को अपनाया गया है। कैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव के काम को अलग अलग किया गया है, और तीनों ही सुप्रीम नहीं है, तीनों ही एक दूसरे पर नज़र बना के रखती हैं। और प्रेसिडेंट, हालांकि आर्टिकल 79 में बोला गया है कि राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट से मिलकर संसद बनेगी, लेकिन हम देखते हैं कि पार्ट 5 के चैप्टर 1 में प्रेसिडेंट को आर्टिकल 52 बताया गया, तो उस हिसाब से वो मेनली किसका पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। अगर एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेटिव का प्रेशर हो कि हम आपके वेतन को कम कर देंगे अगर आप हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, तो इससे तो प्रेसिडेंट पूरा बोझ तले दब जाएगा। ये मदारी बन जाएंगे और प्रेसिडेंट बंदर बन जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए बोला गया है कि आपको जो सैलरी मिल रही है उतनी ही मिलेगी, आपकी सैलरी को कम नहीं किया जाएगा। ये प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी दी गई है, प्रतिरक्षा दी गई है, जिससे वो अपने हिसाब से फ्रीली काम कर सके। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल की, वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपने उसमें कुछ मिनट्स पढ़ाई की है, तो उसमें आपको हैट मिलता है। आप मुझे वो हैट डेडिकेट करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू। आप बेयरक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री मिल जाएगी। आप गूगल में आपको सिंपली सर्च करना है बेयरक्ट के सारे आर्टिकल्स, पूरा बेयरक्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको वकील नहीं बनना है। आप सिर्फ जो मैं बोलूँ कि इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, उस आर्टिकल को बस पढ़ लीजिएगा। एक बार लक्ष्मीकांत से गो थ्रू हो जाए, जिससे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकें। सो हमने आर्टिकल 52 कवर कर लिया। मैंने 53 में बस इतना बताया कि चीफ कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, और उसके फर्स्ट पार्ट को नहीं बताया। जब हम आर्टिकल 74 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आर्टिकल 53 आर्टिकल 74 को साथ में पढ़ा जाना ज़्यादा सही होगा। हम आर्टिकल 54 डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 55 डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने 56, 57, 58 हम पहले डिस्कस कर चुके थे। 59, 60 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम आर्टिकल 61 डिस्कस करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप इस सब चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, वरना क्या होगा, एक कान से आप सुनेंगे, एक दिन याद रहेगा, दूसरे कान से वो चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी। सो थैंक यू।